So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this particular video is the last part of sample paper discussion series class 12. ठीक है, तो अभी तक इस सीरीज के अंदर 3 वीडियोज आ चुकी है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. यस, नाउ इट्स ओके. 3 वीडियोज आ चुकी है. अगर तीनों वीडियोज की बात करें तो फर्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट ए डिस्कस हुआ था. जस्ट अ मिनट, आई हैव टू रीस्टार्ट दिस. ओके. ओके, सो आई होप अभी प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, तो जो लास्ट 3 वीडियोस आई हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पार्ट ए कवर किया था, सेक्शन ए कवर किया था जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस थे. पार्ट बी के अंदर और पार्ट सी के अंदर हमने सेक्शन ए, ठीक है, पार्ट 1 लिख देते हैं इसको. सेक्शन ए बी सी डी, ये सेक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं. पार्ट 1, 2 और 3. ठीक है, इसमें हमने सेक्शन बी को कवर किया था, इसमें हमने सेक्शन ए को कवर किया था, एंड इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन सी एंड डी को कवर किया था. नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द सेक्शन नंबर ई, जिसके अंदर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है, कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको. मैं आपको एक बार दोबारा से आपके पेपर पैटर्न के ऊपर ले चलती हूँ. ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा. आपको लास्ट सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 मार्क्स ईच. ठीक है, तो यही क्वेश्चंस को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं. नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें. ओके, let's see question number 1 of this particular section and question number 31 of question paper. Construct a complete transcription unit with promoter and terminator on the basis of hypothetical template strand given below. अब आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है, आपको कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनानी है. ठीक है, आई नो अभी ये चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं कवर हुआ है, बहुत जल्दी इसी पर्टिकुलर यूनिट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी. सो हम कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको बनाना है विद प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, हाइपोथेटिकल टेम्पलेट ये जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे. ओके, हाउ इज ट्रांसक्रिप्शन अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन मोर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है. ओके, explain the additional processes that a precursor mRNA has to undergo in these organisms. यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रिकर्सर एमआरएनए को कौन से एडिशनल प्रोसेसेस अंडरगो करने पड़ते हैं, वो भी आपको बताना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर. ठीक है, ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा. देखो क्या होगा, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको दे रखी है. ठीक है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको दे रखी है यहाँ पर. ठीक है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे आपको क्या है, दे रखी है. जस्ट अ मिनट. यस, ओके, चलो. हाँ, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट स्टैंड दिया हुआ है. जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो होगी वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होती है. ठीक है, जो न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड होता है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होती है. दैट मीन्स यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रैंड दिया हुआ है इसमें क्या होगा, इधर पे 3' होगा एंड यहाँ पे 5' होगा. प्रमोटर की तरफ 3' एंड होगा, टर्मिनेटर की तरफ 5' एंड होगा. तभी जो न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड बनेगा, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 5', फिर इधर पे प्रमोटर होगा, यहाँ पे आपका पूरा सीक्वेंस होगा, यहाँ टर्मिनेटर होगा एंड हेयर विल बी 3' डायरेक्शन. ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगी सीक्वेंसेस उनको भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है,
ओके, अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा था, नेक्स्ट पूछा गया था, अच्छा यहाँ पे अगर आप बोलते हो तो मैं इसको मेंशन भी कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, ए टी, टी ए जी, सी, सी जी, ए टी, टी ए जी सी, सी जी, ए टी, टी ए टी एंड सी जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो स्ट्रैंड बना है वो ये बन जाएगा, ठीक है। चल, अब ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, या किस तरीके से वो क्या करता है, बेसिकली डिफर करता है। सो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इन्वॉल्व वन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जीन बीइंग ट्रांसक्राइब। कौन सा जीन ट्रांसक्राइब हो रहा है, कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन या कौन सा पर्टिकुलर जीन ट्रांसक्राइब हो रहा है, उसके बेसिस पे तीन टाइप ऑफ पॉलीमरेजेस में से कोई एक टाइप का पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 की अगर बात की जाए, सो इट ट्रांसक्राइब्स ऑल ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा, वो क्या करता है, जितने भी प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं सबको ट्रांसक्राइब कर सकता है, ठीक है, वो सबको क्या कर सकता है, ट्रांसक्राइब कर सकता है। RNA polymerase 1, it can transcribe rRNA genes, and RNA polymerase 3 transcribes rRNA, tRNA and nuclear RNA gene, ठीक है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिर्फ आरआरएनए जीन्स को क्या कर सकता है, बेसिकली राइबोसोमल आरएनए को क्या कर सकता है, राइबोसोमल आरएनए जीन्स को ट्रांसक्राइब कर सकता है। वेरएस पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या कर सकता है, बेसिकली राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स सभी को ट्रांसक्राइब कर सकता है, बट प्रोटीन कोडिंग जीन्स को नहीं ट्रांसक्राइब कर सकता। अब अगर प्रोटीन कोडिंग जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाना है, उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 का होना बहुत जरूरी है। अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 होगा तो वो वहां पर नहीं होगा। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमको वन ऑफ द थ्री पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट होता है। अब कौन सा पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन वहां पर ट्रांसक्राइब हो। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। अब इतना आपने लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। Primary transcripts contain the coding region, exon and non-coding region. Intron hnRNA undergoes a process where introns are removed and exons are joined to form mRNA via the process called splicing. ठीक है, अब क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, सॉरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, वो क्या क्या वहां पर प्रेजेंट होता है, कोडिंग रीजन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो एच एन आर एन ए होता है वहां पर एक प्रोसेस अंडर वो होता है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं दे आर रिमूव एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट, ठीक है, इंट्रॉन्स को रिमूव करवाया जाता है, एक्सॉन्स को ज्वाइन करवाया जाता है ताकि वहां पर एमआरएनए फॉर्म हो सके, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। नाउ the hnRNA undergoes two additional processes called capping and tailing, ठीक है। अभी क्या होता है इनको अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, कैपिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल guanosine ट्राइफॉस्फेट, ओके, मिथाइल जीटीपी, इट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए, ठीक है। एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पे मिथाइल जीटीपी ग्वानोसिन टाइफॉस्फेट को क्या किया जाता है, बेसिकली ऐड किया जाता है। टेलिंग के अंदर क्या किया जाता है, एडिनाइलेट रेजिड्यूज जो होते हैं अबाउट 200 टू 300 रेजिड्यूज, उनको 3 प्राइम एंड पे ऐड किया जाता है इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। जैसे ही आप इतना लिख देंगे आपको यहाँ पर
इस पर्टिकुलर पार्ट के 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 on 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब अगर किसी को नहीं आता है इनमें से, फर्स्ट पार्ट आता है पर सेकंड नहीं आता है, तो आप जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आप कंसीडर कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, आपको क्या देखने को मिलेगा सेक्शन ए के अंदर, तीनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 15 के 15 नंबर में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। तो सीबीएसई आपको कितने अच्छे तरीके से मौका देता है कि ले लो मार्क्स। यू शुड हैव दैट मच गट्स, आपने उतना अच्छे तरीके से पढ़ा होना चाहिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स सीबीएसई एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मेंशन इट्स रोल इन ट्रांसलेशन। आपको अमीनो एसाइलेशन के बारे में बताना है जो टीआरएनए के अंदर होता है, एंड उसका क्या रोल होता है ट्रांसलेशन में, वो आपको बताना है। हाउ डू राइबोसोम्स इन द सेल एक्ट एज फूड फैक्ट्रीज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये मत करना, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कराओ और फिर आपने सोचा और वाले का जो है मैं बी पार्ट अटेम्प्ट कर देता हूँ, मत करना। क्योंकि फिर मार्क्स आपको सिर्फ उसके मिलेंगे, अगर आपको करना हो आप करके देख लेना, पर आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ जो आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया उसके ए पार्ट के ही मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिले। ओके, अच्छा सी पार्ट क्या, गिवन बिलो इज अ स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट विल बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, नेम द ट्रिपलेट कोडोन दैट शुड बी एडेड टू ब्रिंग आउट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन एट एक्स। चलो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को देखते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अमीनो एसाइलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच amino acids become activated by binding with its amino acyl tRNA synthetase in the presence of ATP। एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है, एटीपी की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं। किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं? बाय बाइंडिंग विद अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, एटीपी की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ में अमीनो एसिड्स बाइंड करते हैं एंड उसके बाद में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अमीनो एसाइलेशन बोला जाता है। ठीक है, if two charged tRNAs come close during translation process, the formation of peptide bond between them is energetically favorable। यानी कि अगर दो चार्ज टीआरएनए, ठीक है, दो चार्ज टीआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान काफी पास आ जाए, तो उस पे क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। ठीक है, यानी कि वो बहुत इजीली वहां पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड आपसे पूछा था, हाउ डू राइबोसोम्स एक्ट इन द सेल एक्ट एज फैक्ट्रीज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। चलो देखते हैं। सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। हमें समझ में आ गया क्वेश्चन से भी, एंड ये हमको पता भी है। ठीक है, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ इन इट्स एक्टिव स्टेट इट एक्ट्स एज exist as two subunits, one is a larger subunit and another is a smaller subunit। यानी कि जो राइबोसोम होता है वो अपने इनएक्टिव स्टेट में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक लार्ज सब यूनिट एंड अनदर इज स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, when the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins। जब स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम एमआरएनए के कांटेक्ट में आएगी या इनकाउंटर होगा, तो उस दौरान क्या होगा? ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन, ये प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस बिगिंस। नाउ there are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to। अब जो लार्जर सब यूनिट होती है वहां पे दो साइट्स होती है, ठीक है, ताकि जो सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स है वो भी बाइंड कर सके एंड एक दूसरे के काफी क्लोज हो, ताकि वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो सके। प्रोटीन्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, इसीलिए टू साइड्स प्रेजेंट होती है, ताकि जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से बाइंड कर सके एंड काफी क्लोज हो, ताकि वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाए। The ribosome also act as a catalyst। 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond। ठीक है, अभी जो राइबोसोम्स होते हैं ये एज अ कैटलिस्ट भी काम करते हैं। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट भी काम करते हैं।
23 is rRNA in bacteria. That is the enzyme, ठीक है, राइबोजाइम, जो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए दिया हुआ है जहां पर ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, ये आपको स्ट्रैंड दिया हुआ है जहां पर ट्रांसलेशन हो रही है, आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताना है जो ट्रांसलेट होगी, ट्रिपलेट कोडॉन बताना है, ठीक है, जिसको ऐड किया जाए ताकि ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन का एंड हो जाए, यानी कि टर्मिनेशन हो जाए, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन हो जाए, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब, अच्छा, अगर ट्रिपलेट कोडॉन जिसको ऐड किया जाए ताकि वहां पर क्या हो जाए, बेसिकली टर्मिनेशन हो जाए, तो वहां पर स्टॉप कोडॉन ऐड होंगे। स्टॉप कोडॉन क्या क्या हो सकते हैं, यूजीए, यूएजी एंड यूए। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस सीक्वेंस में क्या होगा, बेसिकली अमीनो एसिड्स यहाँ पर ट्रांसलेट होंगे, ठीक है, किस सीक्वेंस में यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो ट्रांसलेट होंगे बेसिकली। ओके, ओके, सो देयर वाज सम ग्लिच इन बिटवीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको बताना है ना किस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसलेट होगा, या क्या सीक्वेंस में अमीनो एसिड ट्रांसलेट होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कोडॉन्स दिए हुए हैं, आप इन कोडॉन से क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई अमीनो एसिड्स। देखो हो रही है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अमीनो एसिड्स फ्रॉम कोडॉन, ठीक है, आप क्या करो बेसिकली, कोडॉन से अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करो। जस्ट अ मिनट। ओके, आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले सीजीए। सीजीए क्या होता है, सीजीए इज आर्जिनिन, ठीक है, सीजीए इज आर्जिनिन। ओके, एसीए, एसीए इज थ्रियोनिन, एसीए इज थ्रियोनिन। ओके, सो दिस इज थ्रियोनिन। अब बात हो रही है सीएसी। सीएसी क्या होता है, इट इज हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन के लिए जो बेसिकली कोडॉन होता है दैट इज सीएसी। ओके, हिस्टिडीन कहाँ पे है, ये रहा। ओके, उसके बाद में क्या है, सी यू यू। सी यू यू इज फॉर ल्यूसीन, ठीक है, हाँ, ठीक है, सी यू यू इज, इट इज फॉर ल्यूसीन। आई डोंट नो ये इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। उसके बाद में सीसीजी। सीसीजी किसके लिए होता है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, यस, प्रोलीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करोगे कोडोन्स की हेल्प से, ठीक है, एंड उसके बाद में आप यहाँ पर उनको मेंशन कर दोगे, उनका पूरा सीक्वेंस आप मेंशन कर दोगे। एंड जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर टर्मिनेशन होना है दैट मीन्स वहां पर स्टॉप कोडॉन ऐड करने पड़ेंगे, एंड स्टॉप कोडॉन में आप यूजीए, यूएजी या यूएए इनमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन यहाँ पर ऐड कर सकते। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now is question number 32. Now, some plants and animal pathogens serve as one of the tools of recombinant DNA technology. Okay, बायोटेक्नोलॉजी का इससे क्वेश्चन आ रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पर रियलाइज करोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों बायोटेक्नोलॉजी से है, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है तो ज्यादा चांसेस क्या होंगे, ज्यादा चांसेस इसी बात के होंगे कि आपको सेम चैप्टर या सेम टॉपिक या सेम यूनिट में से आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एनिमल और प्लांट पैथोजन क्या करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ name one animal and one plant pathogen and discuss the pathogenic nature of both. Okay, it is easy. State how they serve as a tool in recombinant DNA technology. Okay. अब अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में रेट्रोवायरस, एंड प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियन ट्यूबिफेशियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं बेसिकली, दे कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं बेसिकली, नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्राउन गॉल डिसीज, ठीक है। इट कैन ट्रांसफर टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमरस सेल्स, ठीक है। इनमें से एक आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
ये आपको मोर देन वन इसलिए दिखाए होते हैं कि इनमें से कोई भी अगर स्टूडेंट ने मेंशन किए हुए तो टीचर को मार्क्स देने पड़ते हैं। ओके, अब आपको बताना है किस तरीके से दे सर्व एज अ टूल इन recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली दे आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल और प्लांट सेल। ये क्या करते हैं, ये एज अ क्लोनिंग वेक्टर एक्ट करते हैं ताकि क्या हो सके, जो डिजायरेबल जीन्स हैं वो सुटेबल होस्ट के अंदर, चाहे वो प्लांट होस्ट है या फिर एनिमल होस्ट है, उनके अंदर ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ओके। What are the enzymes needed for recombinant DNA technology? Again, very easy question. Restriction enzyme और ligase का requirement होता है। इतना आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, नाउ a farmer owns a cotton farmland which is getting infested with coleopteran pests. Okay, अब एक किसान है जिनके पास में कॉटन फार्म लैंड है जिसमें इन्फेस्टेशन हो रखा है कॉलियोप्टेरन की वजह से। ही इज नॉट विलिंग टू यूज द माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट हिज फार्म। अब वो माइक्रोब्स को यूज नहीं करना चाहते उनके फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेम एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट the pathogen would have otherwise delivered and discuss how the alternate method would deliver the gene। अब आपको बताना है एक ऑल्टरनेटिव मेथड ताकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो सके, बेसिकली वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, जो बेसिकली, ठीक है, द पैथोजन वुड हैव डिस्कवर्ड एंड डिलीवर्ड एंड हाउ द अल्टरनेटिव मेथड वुड डिलीवर द जीन। अब बायोलिस्टिक यूज कर सकते हो जिसको जीन गन भी बोला जाता है, ये मेथड आप यूज कर सकते हो। क्या करा जाता है, बेसिकली जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, दे आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, ठीक है, जिनमें डीएनए कोटेड होता है। तो इस तरीके से जब आप करते हो तो वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, नाउ स्टेट हाउ दिस जीन वुड कंट्रोल द पेस्ट। अच्छा ठीक है, अब देखो क्राई जीन होता है ये, ठीक है, जो बेसिकली ये कोलियोप्टेरन की अगर बात हो रही है। क्राइजीन क्या करता है, इट क्रिएट बीडी टॉक्सिन इनसाइड द पेस्ट। ठीक है, पेस्ट के अंदर वो क्या करेगा, बीडी टॉक्सिन को क्रिएट कर देगा, जो कब एक्टिवेट होता है। अब ये क्या होता है, इट इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, इट इज वेरी स्पेसिफिक। जो बीडी टॉक्सिन जीन होता है, जो बीडी टॉक्सिन होता है, ठीक है, जो क्राइजीन होता है वो क्या करेगा, वहां पर बीटी टॉक्सिन को इंड्यूस करवा देगा। ठीक है, या फिर वहां पर क्रिएट करवा देगा। अब वो कब एक्टिवेट होगा या कहाँ एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट होगा अल्कैलिन गट ऑफ द पेस्ट के अंदर। पेस्ट के जो गट है वहां पर अल्कलाइन पीएच होता है, वहां पर ये एक्टिवेट होगा। एंड जो गट एपिथेलियल लाइनिंग है वो वहां पर बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जो पेस्ट है उसकी बेसिकली डेथ हो जाती है। सो इस तरीके से ये यहाँ पर हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऑप्शन वाला देखते हैं। BAM-H1 is a restriction enzyme which recognize the sequence 5' GGA TCC 3'. The restriction activity of this enzyme is between G and G। यानी कि BAM-H1 जो है वो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एंड जो रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर एंजाइम की वो G और G के बीच में। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द पैलिंड्रोम ऑफ द अबव सीक्वेंस। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे और ऐसे सेम रीड जब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगी, 5' टू 3'। अब आप यहाँ पर जब सीक्वेंस बनाओगे 3' टू 5', जी सी सी जी, जी सी ए टी, ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट्री लिख दोगे टी ए सी जी सी जी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बना। ठीक है, ओके। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग BAM-H1। BAM-H1 की हेल्प से आप किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर सकते हो उसको लेके आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये रहा। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, दिस शोज एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, अब जो एंजाइम होता है ना, इट कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो बोला हुआ है ना, एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे है बिटवीन जी एंड जी। तो वो क्या करेगा, बेसिकली वहीं पे कट करेगा। ठीक है, जब वहां पर कट हो जाएगा तो यहाँ पर स्टिकी एंड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, स्टिकी एंड्स जब जनरेट होंगे तो स्टिकी एंड्स जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स स्टिकी एंड्स पे ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ
एंजाइम लाइगेज लाइगेज हेल्प की एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे एंड इस तरीके से वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बेसिकली दिस वाज द वेक्टर डीएनए एंड दिस वाज द फॉरेन डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी वाज बिटवीन जी एंड जी। जब वहां पर कट होगा तो वहां पर स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा तो वहां पर स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे। ठीक है, जब स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो वेक्टर डीएनए है, फॉरेन डीएनए के साथ में लाइगेट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज एंड वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म। ठीक है, ये डायग्राम जब आप बना देंगे तो आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? 2 मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। नाउ PBr322 is a plasmid that has a restriction site for this enzyme. Okay. यानी कि जो PBr322 है, वो जो प्लाज्मिड है उसके पास में इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है एट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, if BAMH1 were to be used, how will it impact the response of transformant with recombinant DNA to antibiotics, ampicillin and tetracycline? Justify. यानी कि अगर BAMH1 यूज होना था, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेंट के रिस्पॉन्स को विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन इन जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, इन एंटीबायोटिक्स के साथ में बेसिकली किस तरीके से उसके रिस्पॉन्स को इम्पैक्ट करेगा वो आपको बताना है। अब अगर एम्पिसिलिन ऐड किया जा रहा है, ठीक है, अगर एंटीबायोटिक यहाँ पर एम्पिसिलिन यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया इट विल शो रेजिस्टेंस एज द जीन इज इंटैक्ट एंड विल सर्वाइव। यानी कि वहां पर वो रेजिस्टेंस शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि जीन जो है दैट इज इंटैक्ट एंड वो वहां पर क्या कर जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा। ओके, अगर टेट्रासाइक्लिन को ऐड किया जाए तो बैक्टीरिया इट विल डाई। व्हाई? बिकॉज वहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वहां पर क्या हो जाता है? बेसिकली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है ये हमने किसी पर्टिकुलर सीरीज में एक क्वेश्चन में और डिस्कस किया था। ठीक है, या इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो आ जाएगी, जब चैप्टर्स पढ़ेगी तब आपको और ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी, यानी कि जीन ही फंक्शनली रहेगा owing to insertion of gene of interest in the tetracycline region of selectable marker। ठीक है, तो यानी कि अगर एम्पिसिलिन यूज करा जा रहा है तो वहां पर जीन इंटैक्ट रहेगा और वो सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर टेट्रासाइक्लिन यूज किया जा रहा है तो वहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से बैक्टीरिया जो है उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया विल डाई। ओके ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इजी क्वेश्चन था ये, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड योर सैम्पल पेपर। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सुटेबल प्रूफ और एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बेसिकली स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, आपको इनको जस्टिफाई करना है सुटेबल प्रूफ से, एग्जाम्पल के साथ में। ओके, competition is not limited to closely related species. Yes, this is true. अब हमें बताइए ट्रू है, बस हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्स बीइंग लिमिटेड। ओके, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव exclusion occurs in nature. Competing species may evolve mechanism for coexistence and competition in nature come from what is called competitive release। अब सोचो ये एक एक मार्क्स में आपको पूछा हुआ है, कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। अच्छा, हाउ डज और वाला बाद में चलो देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कंपटीशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वेरी ट्रू, क्योंकि जो अनरिलेटेड स्पीशीज है वहां पे भी तो कंपटीशन हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि जो अनरिलेटेड स्पीशीज है उनकी सब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कॉमन होंगे या सेम होंगे, तो वहां पर उस केस में क्या होगा? वो वहां पर सेम रिसोर्स के लिए अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete कर। एग्जाम्पल क्या है? इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स द विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिस्टिंग रेजिडेंट फिशेज। यानी कि जो एग्जिस्टिंग फिशेज हैं और जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज हैं वो दे compete फॉर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन। जो लेक के अंदर जू प्लैंकटन जो दोनों का ही फूड है वो उसके लिए वहां पर compete कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेम रिसोर्स के लिए दो अनरिलेटेड स्पीशीज compete कर रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू हो जाती है। अब
नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज बीइंग लिमिटिंग। वेरी ट्रू। जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज ही लिमिटिंग होंगे तभी कंपटीशन होगा। क्या होता है बेसिकली इंटरफेरेंस कंपटीशन के अंदर, क्या होता है, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, यानी कि अगर वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं भी है, तब भी अगर एक की फीडिंग कैपेसिटी दूसरे से काफी डिफर कर रही है या फीडिंग एफिशिएंसी डिफर कर रही है, तो उस केस में भी तो वहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अब वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, बट एक को कंप्लीट वे में नहीं मिल पा रही है, ये एक उतना एफिशिएंटली उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज अबंडेंट हो तब भी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है उसी वजह से कंपटीशन हो रहा है। ओके, नाउ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर्स इन नेचर। यस, देखो, गॉस जो थे ही वाज अ वेरी famous scientist, and other experimental ecologists believe that when resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. The abundant tortoise in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats. अब क्या होता है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, अगर जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जो सुपीरियर स्पीशीज होंगी वो जो इंफीरियर या बाकी स्पीशीज है उनको एलिमिनेट कर देंगी, वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो अबंडेंट टॉर्टोइस थे वो क्या हुए, बेसिकली विद इन अ डिकेड एक्सटेंट हो गए। व्हाई? बिकॉज जब वहां पर गोट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो जो गोट्स थी उनका जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी था वो काफी ज्यादा था। ठीक है, उनका जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी था वो बहुत ज्यादा था। इसी वजह से क्या हुआ, विद इन अ डिकेड, ठीक है, विद इन अ डिकेड वहां पर जो अबंडेंट टॉर्टोइस थे वो क्या हो गए, बेसिकली एक्सटेंट हो गए। वो क्या हो गए, बेसिकली एक्सटेंट हो गए। ठीक है, नाउ competing species may evolve mechanism for coexistence. Okay, yes, this is true. क्या होता है, इसका एक एग्जांपल होता है रिसोर्स पार्टीशन। क्या होता है, अगर दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं, तो वो क्या करती हैं, बेसिकली डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स को क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, डिफरेंट फीडिंग टाइम को अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, ताकि वहां पर क्या हो, बेसिकली कंपटीशन ना हो। ठीक है, वहां पर बेसिकली कंपटीशन ना हो, आपस में स्पीशीज क्या करती है, म्यूचुअली एग्री कर जाती है। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं फीड करूंगी, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो दूसरा पर्टिकुलर स्पीशीज फीड करेगा। तो इस तरीके से वहां पर क्या होता है, बेसिकली कंपटीशन को वहां पर अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, कंपटीशन को वहां पर क्या किया जा सकता है, बेसिकली अवॉइड किया जा सकता है, या वहां पर को एग्जिस्टेंस वहां पर फेवरेबल होती है। ठीक है, जो को एग्जिस्टेंस होती है वो वहां पर फेवरेबल होती है। ठीक है, MacArthur showed that five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. ठीक है, यानी कि वॉर्बलर वॉर्बलर की ही पांच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम पेड़ पे रह पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रही थी, को एग्जिस्ट कर रही थी। किस तरीके से? बिकॉज उनके जो फॉरेजिंग एक्टिविटीज थे उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहां पर क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू वहां पर को इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, नाउ competition in nature comes from what is called competitive release. Okay, a species whose distribution is limited to a smaller area because of presence of a competitively superior organism, it is found to increase its range when the competing species is experimentally removed. अब देखो, अगर मेरे से स्ट्रॉन्ग स्पीशीज, अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से स्ट्रॉन्गर स्पीशीज कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज का एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा वो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज की प्रेजेंस में। बट अगर वो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज को वहां से रिमूव कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो वो स्पीशीज जो अभी लिमिटेड ग्रोथ शो कर रही थी या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही थी, वो फिर फाइनली क्या करेगी, वहां पर अपना रेंज इंक्रीज करेगी।
वो वहां पर क्या करेगी, बेसिकली अपना रेंज इंक्रीज करेगी। यही बोला हुआ है, कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये जो है बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, इन द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द सुपीरियर बार्नाकल बैलेनस इट डोमिनेट्स द इंटरटाइडल रीजन एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉल बार्नाकल फ्रॉम द जोन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सुपीरियर बार्नाकल है वो क्या करता है, बेसिकली इंटरटाइडल रीजन को डोमिनेट करता है, एंड जो स्मॉलर बार्नाकल है वो वहां पर बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर कन्फाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो कंपटीशन आ रहा है वो आ ही बेसिकली कॉम्पिटिटिव रिलीज की वजह से, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इजी था, उतना मुश्किल नहीं था। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिखनी है। एक एक मार्क्स में पूछा हुआ है तो आप उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसका एग्जाम्पल दो, आपको टीचर फुल मार्क्स देंगे। ओके, अब ऑप्शन में देख लेते हैं और वाले पार्ट को। हाउ डज अ सिंपल फूड चेन एग्जाम्प्लीफाई द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं इसको। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ प्लेस एंड नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज। ओके, आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर इन रीजन विद अ हायर नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज। अच्छा, अब आपको क्या करना है, बेसिकली जहां पे बर्ड स्पीशीज का हायर नंबर है वहां पे आपको बताना है कि उन पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या कॉमन फैक्टर होंगे, एंड सजेस्ट एटलीस्ट टू रीजंस फॉर दिस ग्रेट डाइवर्सिटी, और ग्रेटर डाइवर्सिटी का रीजन क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। सोलर एनर्जी trapped by plants, it is transformed into chemical energy through the process of photosynthesis। हमें पता है कि जो लाइट एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। When the plants are consumed by the animals, the organic matter or that chemical energy is transferred to the animals. Some amount of this organic matter is lost as heat through the process of respiration. 10% लॉ क्या बोलता है कि सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी क्या होती है, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते हैं तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो काफी कम होता जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिक मैटर था, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स ने जब कंज्यूम किए तो कुछ एनर्जी तो एनिमल्स के पास में ट्रांसफर होगी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो एज अ हीट, एज हीट वो क्या हो गई, बेसिकली लॉस्ट हो गई, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। डेथ ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स विल रिजल्ट इन द ऑर्गेनिक मैटर गेटिंग ट्रांसफर टू डेट्रीब्यूटर्स। अब जब प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स का डेथ होगा तो वहां पर और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डेट्रीब्यूटर्स के पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड दैट इज व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो यही तो बोलता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या बोलता है, वो बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ, अब कहाँ कहाँ पे आपको देखो डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, कोलंबिया इंडिया, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका सबसे कम आपको इधर न्यूयॉर्क में देखने को मिल रही है, उससे ज्यादा डेनमार्क में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ग्रेटर डाइवर्सिटी सीन इन द रीजन क्लोज टू इक्वेटर और ट्रॉपिक। ट्रॉपिकल रीजन में आपको डाइवर्सिटी हाइयर देखने को मिलती है, ठीक है, या इक्वेटर के पास में आपको जो डाइवर्सिटी है वो हाइयर देखने को मिल रही है। Latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south. This region harbor more species. अब इसका रीजन क्या है, अब आप कोई भी दो रीजंस लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पीसिएशन क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, okay. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. अब क्या होता है, जो टेम्परेट एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वहां पे ग्लेशिएशन की वजह से क्या होता है, वहां पे काफी सारे उन्होंने डिस्टर्बेंसेस को फेस किया होता है, काफी सारे चेंजेस को फेस किया होता है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, दीज आर अनडिस्टर्ब,
ठीक है, वहां पे उतनी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होती, दोज आर अनडिस्टर्ब। अब अनडिस्टर्ब रहते तो वहां पर उनको इवोल्यूशन करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, डाइवर्सिफाई करने के लिए टाइम मिल जाता है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई देखने को मिलती है। नाउ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, दे आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, यानी कि वहां को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, टेम्परेट रीजन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity. अब ये जो constant environment है, they help in promoting niche specialization and वहां पर greater species diversity में वो help कर रहे हैं। Now, ट्रॉपिक्स के अंदर क्या होगा, सोलर एनर्जी काफी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हाई होगी एंड डाइवर्सिटी भी वहां पर हाई इसी रीजन से होगी। जैसे ही आप इनमें से दो रीजंस लिख देंगे, या अगर आपको कोई और स्पेसिफिक रीजन पता है जो ठीक है, वो आप लिख देंगे, आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो इसी के साथ में हमने ये पर्टिकुलर सीरीज को कंप्लीट कर लिया, सैम्पल पेपर डिस्कशन अभी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल रही हो। अभी नेक्स्ट हमको क्या क्या कवर करना है, जो पेंडिंग चैप्टर्स है हमको वो करने हैं। ठीक है, जो पेंडिंग चैप्टर्स है हम उनको कवर करेंगे। नंबर 1, हम PYQ डिस्कशन सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज को लेके आएंगे। ठीक है, एंड वन शॉट्स को हम ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, अभी मेरा लैपटॉप काफी प्रॉब्लम दे रहा है, तो ठीक है, मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करूंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।